जब मिनरल्स की बात आती है तो उससे रिलेटेड आपके प्री में भी क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो अभी एक कॉन्फ्लिक्ट हुआ था बॉक्साइट माइनिंग के प्लेस पे, जो ओडिशा में लोकेटेड है, वहां पे एक डिस्ट्रिक्ट है रायगढ़, वहीं पे ये कॉन्फ्लिक्ट हुआ। अब ये जो ट्राइबल्स का कॉन्फ्लिक्ट है, एक टाइम पे आप पढ़ते थे मॉडर्न हिस्ट्री में कि ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट फाइट हुई, राइट। वैसे ही ये वाला जो कॉन्फ्लिक्ट है ये पुलिस ऑफिसर्स के साथ हुआ है, ट्राइबल लोगों का। एंड जो ट्राइबल होते हैं इनका एक ही नारा है, वो है जल, जंगल और जमीन। 3J आ जाते हैं या जी लिख लेना जो भी आए। तो जल, जंगल एंड जमीन, इनके ऊपर आपके ट्राइबल्स डिपेंडेंट रहते हैं। और जब आप इंडिया को स्टडी करते हो तो 3 पार्ट्स में स्टडी करते हो। एक तो ट्राइबल आ जाएंगे, देन दूसरे रूरल एरियाज और तीसरे अर्बन एरियाज। यहाँ पर एक एक ट्रांजिशन वाली जोन भी आएगी जो बीच में होंगे, मतलब ट्राइबल से जा रहे हैं टुवर्ड रूरल या रूरल से जा रहे हैं टुवर्ड अर्बन एरियाज, ठीक है। ये वाली जो ट्रांजिशन है ये भी आपको दिखाई देगी। अब जल, जंगल और जमीन, इनके ऊपर कौन डिपेंडेंट है? ट्राइबल्स। अब ट्राइबल्स बोल रहे हैं हमें कुछ नहीं चाहिए, पर ये वाली जो 3 सोर्सेज हैं ये हमारे पास होने चाहिए। अब ज्यादातर क्या होता है, जितनी भी स्टेट्स जिनके पास मिनरल्स अवेलेबल होते हैं वो आप देखोगे पॉवर्टी से भी सफर करते हैं, गरीबी वहीं पे होती है सबसे ज्यादा। एक पूरा का पूरा कॉन्टिनेंट दैट इज अफ्रीकन यूनियन, अफ्रीकन यूनियन में इतने सारे रिसोर्सेज हैं, सारी कंट्रीज वहां से रिसोर्सेज उठा के लेके जाती हैं, पर फिर भी पॉवर्टी से सफर कर रहे हैं, गरीबी से सफर कर रहे हैं। तो ऐसा क्या रीजन रहता है कि ये पॉवर्टी से सफर करती हैं वो स्टेट्स स्पेशली, या वो कंट्रीज जहां पे मिनरल्स का भंडार पड़ा होता है। तो कहीं ना कहीं गवर्नेंस आ जाएगा इशू। और दूसरा, ट्राइबल अभी भी जो पुराना लाइफस्टाइल है उसी को सस्टेन करना चाहते हैं, एनवायरमेंट और इकोलॉजी को साथ में मेंटेन करना चाहते हैं। जैसे महात्मा गांधी ने बोला था कि अर्थ के पास सब कुछ है, जो रिसोर्स किसी भी इंसान को चाहिए अपने सर्वाइवल को फुलफिल करने के लिए, पर ग्रीड के लिए अर्थ के पास कुछ नहीं है, यानी कि लालच आ गया। और यहीं पे अब एक डायलेमा आएगी, दैट इज एनवायरमेंट वर्सेस डेवलपमेंट वाली, कि डेवलपमेंट करनी है कि एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करना है। क्योंकि जब आप माइनिंग करोगे ऑब्वियस ही बात है एनवायरमेंट आपका डिग्रेड करेगा। तो उसी के लिए यहाँ पे एक कंपनसेटरी फंड भी ऐड करा गया, जो 2016 में एक्ट पास होता है और उसके रूल्स एंड गाइडलाइंस 2018 के अंदर आते हैं। कि फॉर एग्जांपल आपने माइनिंग करनी थी किसी एरिया के अंदर, या कोई भी कंस्ट्रक्टिव एक्टिविटी करनी थी जिसकी वजह से पेड़ कट करने थे, अब पेड़ कट करोगे तो ऑब्वियस ही बात है एनवायरमेंट आपका इम्पैक्ट हुआ। तो कंपनसेटरी फंड बोलता है कि जो भी कंपनी यहाँ पे माइनिंग करेगी या कंस्ट्रक्शन करेगी, कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट यहाँ पे शुरू करेगी, उसकी ये एक तरह से पेमेंट उसको करनी पड़ेगी सरकार को। और सरकार को पेमेंट क्यों करी? कि दोबारा से क्या करना है, यहाँ पे पेड़ लगाने हैं। तो फॉर एग्जाम्पल अगर 1 हेक्टेयर का एरिया डिस्टर्ब हुआ, वहां से आपको फॉरेस्ट में से पेड़ काटने पड़े, तो कोई और एक एरिया होगा जहां पे आपको 1 हेक्टेयर के लैंड पे ही दोबारा से क्या लगाने पड़ेंगे, पेड़ लगाने पड़ेंगे। तो उसको लेके कुछ रूल्स एंड गाइडलाइंस आई, और इवन ये भी बोला गया कि अगर मान लो आसपास के एरिया में वैसा एरिया प्रेजेंट नहीं है जहां पे आप पेड़ लगा सकते हो, पूरे इंडिया में तो कहीं पे पड़ा होगा जो डिग्रेड हो चुकी थी लैंड, कभी आपने कंस्ट्रक्टिव एक्टिविटी वहां पे करी थी, उसकी वजह से वो खराब हो जाती है, वहां पे डबल एरिया पे आपको पेड़ लगाने पड़ेंगे। तो मतलब रूल्स तो बनाए हैं कि ये जो एनवायरमेंट वर्सेस डेवलपमेंट वाली डायलेमा है, प्रॉब्लम है, इसे कंपनसेट किया जा सके, पर इसको कोई फॉलो ही नहीं करता। और फिर बाद में आप सुनते हो कि प्रोटेस्ट हुआ। अब ये जो पिक्चर है इतनी डेंजरस इसलिए भी आपको लग रही है क्योंकि यहाँ पे पुलिस रेड कर रही थी 3 AM के आसपास, सुबह के 3 बजे। और बार बार जब कोई रेड करेगा, और किस लिए, कि यहाँ पे मिनरल्स माइनिंग चलनी है, और जब माइनिंग चलेगी तो ऑब्वियस सी बात है आपको यहाँ से रेलोकेट करना पड़ेगा। पर ये लोग बोल रहे हैं कि रेलोकेशन नहीं करना है, हमारे भी एंसेस्टर की जमीन है यहाँ पे। एज यूजुअल जो हर एक ट्राइबल प्रॉब्लम आप देखते हो, जल, जंगल, जमीन पे डिपेंडेंसी है, इसी वजह से ये वाली चीज प्रोटेस्ट को भी लीड करती है। थोड़ा सा इसको डिटेल में देख लेते हैं अब। तो अभी वायलेंट कन्फ्रंटेशन हुई काशीपुर ओडिशा में, और ट्राइबल कम्युनिटी थी इसमें, प्लस स्टेट की अथॉरिटी थी। और रीजन क्या था? बॉक्साइट की माइनिंग करनी है। बॉक्साइट Al2O3 एल्यूमिनियम का ओर होता है, Al2O3। अब देखो ये जो बॉक्साइट है ये नेचुरली प्रेजेंट होता है, और आपको ये सारा नहीं चाहिए, आपको सिर्फ क्या निकालना है इसमें से? एल्यूमिनियम। जब इसकी रिफाइनिंग करी जाती है तो यहाँ पे पहले बनता है एल्यूमिना। एल्यूमिना का फॉर्मूला भी वही होता है Al2O3। ये जो बॉक्साइट होता है इसमें कई बार हाइड्रेट्स वगैरह भी प्रेजेंट होते हैं, मतलब इम्प्योरिटी है। तो पहले इसको रिफाइन करोगे तो एल्यूमिना बनेगा, एल्यूमिना में आपको प्योर फॉर्म ऑफ Al2O3 मिलेगा। और आफ्टर दैट फिर आप क्या करते हो? एक्सट्रैक्शन करते हो एक्चुअल में जो एलिमेंट आपको रिक्वायर्ड है, दैट इज एल्यूमिनियम। तो इसी वजह से बोलते हैं बॉक्साइट की माइनिंग, ना कि एल्यूमिनियम की माइनिंग, ठीक है, क्योंकि आपको ये नेचर में बॉक्साइट की फॉर्म में मिलेगा। फिर हाँ, फिर एल्यूमिना को भी रिफाइन करते हैं, तब जाके आपसे एक्सट्रैक्शन निकल के आती है वहां पे एल्यूमिनियम की। तो ये प्रोसेस चलती है। अभी पूरा डिटेल में देखेंगे इसको, पर पहले ये कॉन्फ्लिक्ट के बारे में सुन लो। तो रीजन क्या रहा? बॉक्साइट की माइनिंग प्रोजेक्ट। और
इनकी ऑपोजिशन थी, हमारा लैंड एक्वायर हो जाएगा, जमीन है उसको आप एक्वायर कर रहे हो, और दूसरा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट यहाँ पे करोगे जिसकी वजह से जो वहाँ के लोकल लोग हैं उनकी लाइवलीहुड भी डिस्टर्ब करेगी, और साथ में एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी वो तो डिस्टर्ब करेगी ही करेगी। और डिस्ट्रिक्ट कौन सी है, तो ओडिशा की रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट, और एटलीस्ट 40 पुलिस पर्सोनल यहाँ पे इंजर्ड होते हैं, और साथ में 25 के आसपास विलेजर्स भी इंजर्ड हुए इस कॉन्फ्लिक्ट के दौरान। अब बॉक्साइट के बारे में डिटेलिंग देख लेते हैं। ये बॉक्साइट क्ले लाइक मटेरियल आपको दिखेगा, अगर आपने पिक्चर को थोड़ा ध्यान से देखा, इस तरह की अपीयरेंस होती है बॉक्साइट की, रेडिश सा कलर दिखाई देता है, और प्राइमरी ओर है एल्यूमिनियम का। ऐसा नहीं है बॉक्साइट के अलावा और ओर्स अवेलेबल नहीं है, पर इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में आप देखोगे तो सबसे ज्यादा बॉक्साइट की प्रेजेंस मिलेगी। बॉक्साइट के अलावा डाइस्पोर है, देन काओलिनाइट है, ये आपने एक दिन भी पढ़ा था जब मेजर मिनरल वाला क्वेश्चन सॉल्व किया था। तो इसके अंदर भी क्या होता है, एल्यूमिनियम, पर सिलिकेट्स बहुत ज्यादा प्रेजेंट होते हैं तो सिलिकेट ऑफ एल्यूमिनियम भी बोल दिया जाता है, बट स्टिल ये तीनों किसके ओर्स आ जाते हैं, एल्यूमिनियम के, और ये एनसीईआरटी में दिए हैं तो आपको एटलीस्ट ये तीन पता होने चाहिए कि तीनों ही एल्यूमिनियम के ओर्स है। एल्यूमिनियम को एक्सट्रैक्ट करा जाता है ताकि फिर फर्दर इंडस्ट्रीज में यूज करा जा सके। अब ऐसी क्या प्रॉपर्टीज हैं एल्यूमिनियम की कि डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के अंदर आपको ये चाहिए। तो नंबर 1, काफी वर्सेटाइल मेटल है, लाइट वेटेड होता है, और अलॉन्ग विद दिस स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा होती है, और जब स्ट्रेंथ होएगी तो आप इसको एवियोनिक इंडस्ट्री तक यूज कर सकते हो, मतलब एरोस्पेस इंडस्ट्री तक एल्यूमिनियम का यूज कर सकते हो। इसके बाद स्ट्रेंथ टू वेट रेशियो काफी ज्यादा हाई होती है, और जो हर एक मेटल के अंदर हम एक प्रॉपर्टी ढूंढते हैं वो है उसकी कोरोजन रेजिस्टेंस, कि जैसे पानी या हवा के कांटेक्ट में आए तो वो डिग्रेड ना करे, तो वैसे एल्यूमिनियम को आप देखोगे तो कोरोजन रेजिस्टेंट होता है, और गुड कंडक्टर है हीट का भी प्लस इलेक्ट्रिसिटी का भी। तो जब इसकी प्रॉपर्टी आप देख रहे हो तो स्ट्रेंथ की जब बात कर रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है इसको इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर आप यूज करोगे, जितने भी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट होंगे उसके अंदर यूज करोगे। कोरोजन रेजिस्टेंस है, बेटर ऑप्शन आपके लिए बन जाती है, जहां पे आयरन कोरोड कर सकता है वहीं पे कुछ प्रॉपर्टी ऑफ एल्यूमिनियम आप यूज कर सकते हो। आफ्टर दैट गुड कंडक्टर है हीट और इलेक्ट्रिसिटी का, आयरन का रिप्लेसमेंट नहीं है, पर जहां पे यूज किया जा सकता है वहां पे एल्यूमिनियम को यूज कर सकते हैं, क्योंकि आयरन की जो कोरोसिव प्रॉपर्टी है उसके लिए आपने बड़े सारे मेथड्स ऑलरेडी अडॉप्ट कर रखे हैं। पेंट अप्लाई कर दिया, जब आप आयरन के ऊपर पेंट अप्लाई करते हो तो वो हवा और पानी के साथ कांटेक्ट वैसे ही रोक देता है। फिर मेटलर्जिकल प्रोसेसेस हैं वो आपने ऐड कर दिए हैं ताकि आयरन डिग्रेड ना करे, रिप्लेसमेंट नहीं है, पर जहां पे एल्यूमिनियम सुटेबल हो सकता है वहां पे फिर एल्यूमिनियम को यूज करा जाए। गैल्वेनाइजेशन, ये जिंक की कोटिंग कर दी जाती है आयरन के ऊपर, जब भी आपने वाटर के अंदर कहीं आयरन को यूज करना हो, तो इस तरह से मल्टीपल आपके पास ऑप्शन रहती है। तो एल्यूमिनियम के अंदर भी स्ट्रेंथ टू वेट रेशियो काफी ज्यादा हाई है, मतलब जहां पे आपको स्ट्रेंथ चाहिए वहां पे आप एल्यूमिनियम का यूसेज कर सकते हो। अब एप्लीकेशन देख लो, आज के टाइम पे एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग और जो कैन्स होती हैं, बेवरेज कैन्स होती हैं कोल्ड ड्रिंक एंड ऑल की, उसमें यूज करा जाता है। इलेक्ट्रिकल वायरिंग आ जाएगा, और कंस्ट्रक्शन मटेरियल प्लस सोलर पैनल्स में भी एल्यूमिनियम का यूज होता है। तो मतलब आप ऐसी इंडस्ट्रीज देख रहे हो जो लगभग आपको आसपास दिखाई देती रहती है, इंफ्रास्ट्रक्चर आपको डेवलप करना है वहां वहां पे एल्यूमिनियम का यूसेज रहता है। इसके बाद बॉक्साइट अब जब फॉर्म हुआ तो ये कौन सी कैटेगरी आती है, सेडिमेंट्री रॉक की कैटेगरी, ठीक है, सेडिमेंट्री रॉक। अभी कैसे बनी है सेडिमेंट्री रॉक आगे देखते हैं। 3 तरह के रॉक्स आप देखते हो, इग्नियस, सेडिमेंट्री, मेटामॉर्फिक। मेटामॉर्फिक के केस में 2 कंडीशंस थी, हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर, मतलब वो कवर होती जाती है, ठीक है, बाय टाइम। सेडिमेंट्री, सेडिमेंट बनते हैं इग्नियस के ही या फिर मेटामॉर्फिक के ही, उससे क्या बन जाती है, सेडिमेंट्री रॉक। तो वैसे ही बॉक्साइट को देखेंगे तो सेडिमेंट्री रॉक आएगी, और इसके अंदर एल्यूमिनियम का कंटेंट ठीक ठाक होता है। कलर देखोगे तो रेडिश ब्राउन है, ग्रे और येलो टिंच भी उसमें दिखाई देगी, ये कलर आगे। अब वो जो प्रोसेस आती है जब आप बॉक्साइट को रिफाइन करते हो ताकि क्या बने आपके पास, पहले एल्यूमिना, दोनों का फॉर्मूला सेम है। बॉक्साइट के अंदर आपको इंप्योरिटीज मिलेंगी, आपने उसको रिफाइन करा, आपके पास फॉर्म होगा एल्यूमिना। एल्यूमिना में से फिर आप क्या एक्सट्रैक्ट कर लेते हो, एल्यूमिनियम, और इस प्रोसेस का नाम क्या है, बेयर प्रोसेस। स्टेट वगैरह के पेपर्स में पूछ लेते हैं, यूपीएससी कई बार पूछ लेता है। एंड एल्यूमिना को फिर फर्दर रिफाइन करा जाएगा और इससे क्या बनेगा आपके पास, प्योर एल्यूमिनियम। तो पहले बॉक्साइट था, फिर एल्यूमिना आया, देन फाइनली एल्यूमिनियम आएगा। और ये मेटल फिर देख लो, ये प्रोसेस जो रिफाइनिंग फर्दर आपने एल्यूमिना से एल्यूमिनियम अटेन करने के लिए यूज करी, उसका नाम है हॉल हेरोल्ड इलेक्ट्रोलिटिक प्रोसेस। तो एक बेयर प्रोसेस जब आपने बॉक्साइट से बनाया एल्यूमिना, मतलब कहीं ना कहीं वो मिक्सचर था इम्प्योरिटीज का, जब आपने बॉक्साइट उठाया वो मिक्सचर ऑफ इम्प्योरिटी आपने साइडलाइन करी, अब आपके पास सिर्फ बचा Al2O3 दैट इज एल्यूमिना। फॉर्मूला सेम ही है दोनों का, पर ये ज्यादा रिफाइंड फॉर्म है दैट इज एल्यूमिना, और इस प्रोसेस को बोला बेयर प्रोसेस। तो मतलब अगर इसको एक लाइन में लिखना हो तो यहाँ पे बॉक्साइट आएगा, यहाँ एल्यूमिना आएगा,
और यहाँ पे एल्यूमिनियम आएगा, लिख लो यहाँ पे बेयर प्रोसेस है, और यहाँ पे हॉल हेरोल्ट इलेक्ट्रोलिटिक प्रोसेस आ जाएगी, तब जाके ये आप फाइनली एल्यूमिनियम को एक्सट्रैक्ट करते हो। और जो पीछे आपने सेक्टर देखे कहाँ कहाँ पे एल्यूमिनियम यूज हो सकता है, उन सेक्टर्स के अंदर इनका यूसेज शुरू हो जाता है। नाउ और क्या होता है, मिक्सचर ऑफ मिनरल्स, और उसमें से आप एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ एल्यूमिनियम को बाहर निकालते हो। जैसे आयरन की ओर आपने पढ़े थे हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, लिमोनाइट और फाइनली सिडराइट। अब इसी सीक्वेंस में इनको याद रखना, क्योंकि नीचे को जैसे जैसे जाओगे, हेमेटाइट आपने पढ़ा था, ये सबसे ज्यादा प्योर फॉर्म पड़ी थी कि मतलब सबसे ज्यादा आयरन की क्वांटिटी इसमें मिलेगी। फिर आप गए थे लिमोनाइट में भी क्या था, मैग्नेटाइट। पहले मैग्नेटाइट आएगा, जैसे इसमें 70% आयरन है, इसमें 65 to 70% आयरन रहता है, तो ये सबसे ज्यादा प्रेफरेबल ऑप्शंस रहती हैं। फिर आता है लिमोनाइट, यहाँ पे 50 से घट जाती है आयरन की क्वांटिटी, और फाइनली आता है सिडराइट। इसका तो कलर भी ज्यादा येलो था, मतलब ज्यादा इंप्योरिटीज एडिड है रादर देन आयरन की क्वांटिटी से। तो वैसे एल्यूमिनियम के भी आपने याद रखने हैं, वन इज बॉक्साइट, दूसरा डायस्पोर, और तीसरा आ जाता है काओलिनाइट। अब इसको नोटिस करोगे तो ये इसको बोलते हैं सिलिकेट ऑफ एल्यूमिनियम है, मतलब सिलिकेट की क्वांटिटी भी ठीक ठाक है। तो सबसे ज्यादा जो बेस्ट ऑप्शन मानी जाती है वो कौन सी है, बॉक्साइट। और ओडिशा का ही केस है, तो 41% जो बॉक्साइट के रिजर्व्स हैं वो आपको ओडिशा में ही मिलेंगे। अलॉन्ग विद दिस और भी बहुत सारी स्टेट हैं, झारखंड है, बिहार है, छत्तीसगढ़ है, वहां पे भी बॉक्साइट प्रेजेंट है, पर 41% जो कॉन्ट्रीब्यूशन है वो ओडिशा की साइड से आती है। तो इकोनॉमिकली इन ओर्स को यूज करा जाता है ताकि एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ मेटल को एक्सट्रैक्ट करा जा सके। कहीं ना कहीं रिसोर्स कर्स भी है, पैराडॉक्सी ऑफ प्लेंटी, मतलब पैराडॉक्सी ऑफ प्लेंटी का मतलब है कि एक रीजन के अंदर इतने सारे मिनरल्स हैं, इतने सारे ओर्स अवेलेबल हैं, डिस्पाइट इसके वो पॉवर्टी से सफर करते हैं। क्योंकि ट्राइबल्स का बोलना है जल जंगल और जमीन, उनकी जो सर्वाइवेबिलिटी है वो उसी चीज के ऊपर डिपेंडेंट होती है। पर फिर आ जाते हैं आपके बिजनेसमैन, स्टेक होल्डर्स, जिनको लगता है कि अगर हम इनको अब एक्सट्रैक्ट करेंगे तो इससे क्या हो सकता है, मल्टीपल प्रोडक्ट्स बन सकती हैं, और मल्टीपल प्रोडक्ट बनेंगी तो उनको एक प्रॉफिटेबल बिजनेस प्रोवाइड करेंगी। तो प्लेंटी जो पैराडॉक्स ऑफ प्लेंटी है यही कहता है कि एक रीजन के अंदर बहुत सारे मिनरल्स हैं, इससे श्योरिटी नहीं है कि वो प्रॉस्पेरस रहेगी ही रहेगी। यूरेनियम की फाइट आपने पढ़ी, झारखंड के जादूगुड़ा रीजन में सबसे ज्यादा यूरेनियम है, पर सबसे ज्यादा पॉवर्टी भी उसी रीजन के अंदर है। एक्सप्लॉइटेशन एक मेन फीचर यहाँ पे आ जाता है। आफ्टर दैट फ्री, प्रायर एंड इन्फॉर्म्ड कंसेंट, ये इसका कीवर्ड है आज के आर्टिकल का, फ्री, प्रायर एंड इन्फॉर्म्ड कंसेंट। कहीं ना कहीं ट्राइबल लोग बोल रहे हैं ना तो कंसेंट प्रॉपरली ली जाती है, ना हमें ढंग से इन्फॉर्म करा जाता है, और सुबह के 3 बजे ऐसे रेड करना, वो अपने में ही आप खुद सोचो, कोई आपको उठा दे उस टाइम पीरियड से जब अभी आप सोए हैं आराम से, और इस चीज को लेके कि यहाँ से आपको रेलोकेट करना पड़ेगा। तो ये FPIC मतलब जो वॉलंटरी कंसेंट है, और साथ में इन्फॉर्म मतलब वो ट्राइबल पता होना चाहिए उनको कि किस तरह के प्रोजेक्ट यहाँ पे चल रहे हैं। कंसेंट लेने के लिए आते हैं, फॉर्मेलिटी के लिए आते हैं, पर ढंग से डिटेलिंग नहीं दी जाती है। फिर बाद में वही एक्सपेंशन वाली पॉलिसी की, अब थोड़े से और एरिया में हमें माइनिंग करनी है, थोड़े से और एरिया में माइनिंग करनी है, ये सारी प्रॉब्लम्स कहीं ना कहीं ट्राइबल फेस करते हैं। फिर आता है डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन। डिसेंट्रलाइजेशन बोल रहा है पावर का डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब ये जो कंसेंट पीछे आपने FPIC देखा, ये कौन कंडक्ट करेगा सारा काम, दैट इज ग्राम सभा, मतलब लोकल लेवल तक जो एडमिनिस्ट्रेशन होती है वही इन चीजों को चेक करे। कंसेंट का काम है तो हमें पूरी डिटेलिंग में बताया जाए कि कैसे कैसे यहाँ पे माइनिंग होगी, क्या हमारी जमीन इसमें आ रही है, हमें अगर रेलोकेट करेंगे तो क्या आगे काम मिलेगा, वो सारी डिटेलिंग कौन प्रोवाइड करे, जो नीचे के लेवल पे आप पावर डिस्ट्रीब्यूटेड देखते हो ग्राम सभा तक। इसके साथ ये आपका पंचायत एक्सटेंशन शेड्यूल एरियाज आगे, और दूसरा FRA 2006 मतलब फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006, जिसके अंदर पूरी डिटेलिंग बताई है कि कैसे आप कंसेंट लोगे ट्राइबल से, और माइनिंग किस हद तक करनी है, कितने एरिया तक करनी है, वो सारे रूल्स एंड रेगुलेशन कहाँ पे हैं, FRA 2006। तो मतलब एक चैलेंज ये भी आता है कि इसकी जो इम्प्लीमेंटेशन है फॉरेस्ट राइट एक्ट की वो ढंग से नहीं हुई है, तो यही मेजर भी निकल के आता है कि इसकी इम्प्लीमेंटेशन ठीक से होनी चाहिए। प्लस यहाँ पे लिखा है ग्राम सभा की एक एक्टिव इन्वॉल्वमेंट रहे कि कैसे आपने पार्टिसिपेटरी डिसीजन मेकिंग करवानी है रिसोर्स गवर्नेंस को लेके, मतलब वो जो पार्टी आई है एक तरफ से जिन्होंने एक्सप्लॉइट करना है मिनरल्स को, प्लस जो लोग ऑलरेडी वहां पे रह रहे हैं, अब इसकी भी इम्प्लीमेंटेशन ठीक से नहीं हुई है, यही इसका चैलेंज है। मेजर क्या आ जाएगा, इसको ठीक से इम्प्लीमेंट किया जाए, ठीक है, जो चैलेंज है वही मेजर की फॉर्म में निकलेगा। एंड इकोलॉजिकल डिफिसिट वर्सेस इकोनॉमिक डिविडेंड, वो जो डेवलपमेंट वर्सेस एनवायरमेंट वाली डायलेमा है, और फॉर द कंट्री लाइक इंडिया जो कि अभी क्या कर रही है, डेवलप कर रही है, ये डायलेमा स्टे रहती ही रहती है। हमें मिनरल्स भी चाहिए, पर इसका मतलब ये नहीं है कि ट्राइबल्स को वहां से पूरी तरह रेलोकेट कर दिया जाए। हम ये भी नहीं बोल सकते कि डेवलपमेंट के स्टेक पे हम एनवायरमेंट को रिस्क पे डाल देंगे, तो ये डायलेमा तो स्टेन रहेगी। आगे देखते हैं इसको कि क्या क्या इसके ऊपर पॉइंट ऑफ व्यू राइटर ने दिए हैं।
अब ज्योग्राफी देख लो पहले, इकोलॉजिकल डेफिसिट वर्सेस इकोनॉमिक डिविडेंड। एक तरफ डेवलपमेंट है, दूसरी तरफ आपकी एनवायरमेंट है, तो उसकी जो डिबेट चलती है उसी के ऊपर। मतलब दोनों ही चीजें चाहिए हमें, एनवायरमेंट भी डिग्रेड नहीं कर सकते और ऊपर से डेवलपमेंट भी नहीं रोक सकते, तो दोनों ही चीजें चाहिए। उसको बाद में देखते हैं फैक्टर को, ये वाला लास्ट में आएगा। अब देख लो फॉर्मेशन एंड ज्योग्राफी ऑफ बॉक्साइट, कहां कहां पे आपको बॉक्साइट की प्रेजेंस मिलती है। प्रीलिम्स के लिए एक बहुत बढ़िया रेलिवेंट स्टेटमेंट पूछी जा सकती है। नंबर 1, इक्वेटर के आसपास के एरियाज में आपको बॉक्साइट की प्रेजेंस मिलेगी। मतलब ट्रॉपिकल एरिया हो सकता है या फिर सब ट्रॉपिकल एरिया हो सकता है, वहां तक बॉक्साइट प्रेजेंट रहेगा। और ऐसा एरिया जहां पे टेम्परेचर भी हाई रहे प्लस रेनफॉल हैवी होना चाहिए, ये दोनों कंडीशन अगर फुलफिल होंगी तो वहां पे बॉक्साइट की प्रेजेंस रहेगी। हाई टेम्परेचर प्लस हैवी रेनफॉल। और इससे क्या होता है, केमिकल वेदरिंग ऑफ रॉक इंक्रीज होती है। केमिकल वेदरिंग का क्या मतलब है, जैसे मान लो ये रॉक है, वेदरिंग का क्या मतलब होता है, टूटना किसी चीज का। पहले क्रैक्स आएंगे, जैसे आपने देखा होगा कई पत्थरों के ऊपर थोड़ी थोड़ी घास उगनी शुरू हो जाती है, हाँ मतलब वही चीज आएगी। तो वेदरिंग का मतलब क्या है, ब्रेक डाउन किस चीज का, रॉक का। पर यहाँ पे लिखा है साथ में केमिकल वेदरिंग। तो केमिकल वेदरिंग कैसे होती है और बॉक्साइट को कैसे फॉर्म करवाती है, तो उसके लिए एक प्रोसेस आती है, दैट इज कॉल्ड लीचिंग प्रोसेस। लीचिंग प्रोसेस का मतलब, जैसे डंपिंग से आपने ये टर्म पढ़ी थी एक बार कि हाँ जो वेस्ट वगैरह होता है आपने एक ही जगह पे फेंका हुआ है बहुत लंबे अरसे से। अब वो जो वेस्ट फेंका है, हो सकता है आपने कोई मशीन के इक्विपमेंट यहाँ पे फेंके, आपके काम के नहीं बचे, एक जगह पे सारा वो डंगार लगा दिया, मशीन के इक्विपमेंट्स फेंके। अब उसके अंदर ऑयल वगैरह होगा, अब ये ऑयल ऊपर तो नहीं रहेगा हमेशा, एक टाइम पे जमीन के अंदर जाना शुरू हो जाता है। ठीक वैसे आपने वेस्ट मैनेजमेंट के केस में पढ़ा था कि जैसे मान लो जो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट आता है, आपने एक जगह पे इकट्ठा कर दिया, सुबह कूड़े वाले तो नहीं, वैसे सफाई करते हैं, वो कूड़ा तो हमने प्रोड्यूस करा होता है। अब वो उठा के जाएंगे एक ही जगह पे उसको फेंक देंगे। अब जब एक जगह पे फेंकेंगे तो ऐसा तो है नहीं एक ही दिन में वो डिग्रेड कर जाएगा, पहले कुछ केमिकल एफिलेंट वो निकालता रहेगा। अब वो केमिकल भी कहाँ जाएगा, या तो रन ऑफ कर जाएगा, या आगे तक अगर मिट्टी है तो वो क्या कर जाएगा, उसमें भी क्या होगी, लीचिंग होगी। तो लीचिंग का मतलब है क्या, कि जो भी प्रोडक्ट निकल के आ रही है वो जमीन के नीचे जा रही है। ठीक है, लीचिंग को समझो पहले, ये एग्जांपल दिए मैंने जस्ट। तो लीचिंग प्रोसेस ही होती है यहाँ पे। जो बॉक्साइट है ये इंटेंस वेदरिंग की वजह से बनता है, मतलब रॉक्स वगैरह जब टूटती हैं तो उसकी वजह से किसकी फॉर्मेशन होती है, बॉक्साइट की। और इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं, लेटराइटाइजेशन। लेटराइट जब भी वर्ड आता है आपको रेड कलर ही दिखाई देगा, इंटे होती है ना जैसे, उसको भी तो लेटराइट का ही एग्जाम्पल कंसीडर करते हैं। पर इस प्रोसेस को क्या बोला, जब बॉक्साइट की फॉर्मेशन हुई इंटेंस वेदरिंग की वजह से, प्रोसेस इज कॉल्ड लेटराइटाइजेशन। अब जैसे मान लो एक जगह पे बड़े लंबे अरसे से बारिश होती जा रही है, अब बारिश जब होएगी तो पत्थर के अंदर कुछ सॉल्युबल मिनरल्स होते हैं, वो इजीली निकल जाएंगे वहां से। अब वो जो आगे निकलेंगे, जैसे सिलिका हो गया, बेसिस हो गए, पेरेंट रॉक वहीं पे रह जाएगी, पर जो सॉल्युबल वाला मटेरियल था वो आगे आगे चलता जाएगा। हाँ मतलब जो सॉल्युबल है नेचर में, सारी चीजें सॉल्युबल नहीं होंगी ना, जो सॉल्युबल होगा वो आगे निकलता जाएगा और पीछे क्या छोड़ जाएगा, एल्यूमिनियम, आयरन ऑक्साइड, तो एक ही जगह पे आपको सारी जगह पे मिल जाएंगे। तो लीचिंग प्रोसेस की वजह से फॉर्मेशन हुई पीछे किसकी, बॉक्साइट की। जो हल्के मिनरल से हल्के मटीरियल थे वो पानी के साथ मिक्स होते गए, वो आगे निकलते गए, तो पीछे क्या बच गया, वो रेड कलर की जो आपने माइन देखी। तो इसी प्रोसेस को क्या बोला साथ में, लेटराइजेशन, लेटराइटाइजेशन। नहीं, उसका जो बॉक्साइट में Al2O3 ऑक्साइड जहां पे आते हैं सेम ही कलर आता है डेवलप। हाँ ये भी होते हैं साथ में, आयरन ऑक्साइड भी होते हैं, एक ही माइनिंग साइट के ऊपर आपको दोनों ऑक्साइड मिल सकते हैं। ठीक है, और वैसे भी प्रोसेस का नाम क्या बोला, लेटराइटाइजेशन। लेटराइट जब भी बोलते हैं ईंट का कलर भी कैसा दिखता है आपको, रेडिश ब्राउन सा ही दिखता है लगभग। ठीक है, तो इसी वजह से प्रोसेस का नाम भी यही रखा। अब पीछे क्या छूट गया, रेडिश क्ले लाइक मटीरियल, और जिसको आप बोलोगे बॉक्साइट। और बोला ना इम्प्योरिटी भी हो सकती है बॉक्साइट के अंदर, तो वो सिलिकेट्स भी हो सकते हैं, हाइड्रेट्स भी हो सकते हैं, आयरन भी। जहां पे एल्यूमिनियम की क्वांटिटी ज्यादा है वहां पे ये सारे एज अ इम्प्योरिटी की तरह एक्ट करेंगे। तो लीचिंग प्रोसेस से किसका फॉर्मेशन हुआ, बॉक्साइट का। लग गया पूरा प्रोसेस पता। एक बड़ी सी पत्थर थी, पत्थर के अंदर बहुत सारे मिनरल्स थे, कॉन्टिन्यूअसली केमिकल वेदरिंग होती रही, वो जो केमिकल ऐसे मिनरल्स जो वाटर के अंदर सॉल्युबल थे वो वहां से जाते गए, और पीछे ये रेडिश क्ले लाइक मटेरियल छूटता गया, जिसे आपने बोल दिया फिर बॉक्साइट। अब इसी बॉक्साइट पे आप कौन सी प्रोसेस लगाओगे एल्यूमिना बनाने के लिए, बेयर प्रोसेस, बेयर हैबर प्रोसेस, हैबर थी बेयर प्रोसेस, और हॉल हेरोल्ड प्रोसेस। उससे आप फिर फर्दर क्या करोगे, रिफाइंड एल्यूमिनियम निकाल लोगे। ठीक है, दोनों मिक्स कर दी थी।
नेक्स्ट चलिए, इकोनॉमिक ज्योग्राफी। तो अब जिस ज्योग्राफी के ऊपर ये बॉक्साइट मिलेगा, वहां की जियोलॉजिकल और जो क्लाइमेटिक कंडीशन होगी इकोनॉमिक रिसोर्सेज को भी शेप करेंगी। इसकी वजह से बहुत सारी माइनिंग एक्टिविटी अट्रैक्ट होंगी और एल्यूमिनियम बेस्ड जो इंडस्ट्री है वो स्पेसिफिक सेक्टर्स में भी आपको दिखाई देगी। पर इससे जरूरी नहीं है कि वहां की जो लोकल इकोनॉमी है वो फ्लरिश करेगी। वो आपने देख लिया, हर कंट्री के अंदर सेम ही सिनारियो है, एक्सप्लॉइट होते हैं सबसे ज्यादा। देन आते हैं ग्लोबल प्रोडक्शन एंड रिजर्व्स ऑफ बॉक्साइट, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। तो नंबर 1 पे आएगा ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया की अगर बात करें तो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर और एक्सपोर्टर हैं बॉक्साइट के। अब जैसे चाइना है, चाइना के पास भी बॉक्साइट के रिसोर्सेज है, पर उस क्वालिटी के नहीं मिलते जो उनकी इंडस्ट्री को सपोर्ट कर सके। ऑस्ट्रेलिया के ऊपर भी काफी डिपेंडेंट है चाइना कि हम वहीं से इंपोर्ट कर लेंगे बॉक्साइट को, ऑल्दो उनके पास भी रिजर्व्स अवेलेबल है। नाउ ऑस्ट्रेलिया लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एंड एक्सपोर्टर आ गया पूरे वर्ल्ड में। वो हाई क्वालिटी के रिजर्व्स है इनके पास और एल्यूमिनियम इंडस्ट्री ठीक ठाक स्ट्रांग मिलेगी। इवन आपने यूरेनियम का केस भी देखा था, सबसे बड़े प्रोड्यूसर कौन है उस केस में भी? ऑस्ट्रेलिया, सेकंड पे कजाकिस्तान था, हाँ यूरेनियम, और तीसरे पे था कनाडा। 3-4 बार बता दिया मैंने, ये प्रोड्यूसर ऑस्ट्रेलिया है, दूसरे पे कजाकिस्तान है, तीसरे पे कनाडा। 3-4 बार मैंने बता दिया, इसको नोट कर लो कहीं पे, क्योंकि उस दिन लिखना भूल गए थे हम और फिर बाद में मैंने बताया था। ये यूरेनियम की बोली मैंने, ऑस्ट्रेलिया, कजाकिस्तान एंड कनाडा यूरेनियम के केस। प्रोडक्शन और रिजर्व दोनों ही ऑस्ट्रेलिया नंबर 1। हमने डील साइन करी है, इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि कनाडा के पास सबसे ज्यादा प्रोडक्शन यूनिट्स होंगी, ठीक है, वो यूरेनियम की है। अब ऑस्ट्रेलिया की आ गई बॉक्साइट के केस में। दूसरा आ जाएगा गिनिया आपके वेस्ट अफ्रीका में लोकेटेड है और लार्जेस्ट बॉक्साइट के रिजर्व। अब देखो यहाँ पे सिर्फ क्या लिखा, लार्जेस्ट बॉक्साइट के रिजर्व, यहाँ पे प्रोड्यूसर भी है और एक्सपोर्टर भी है जो ऑस्ट्रेलिया है। तो नंबर 1 पे तो ऑस्ट्रेलिया आएगा और इनके पास सबसे ज्यादा ग्लोबली रिजर्व भी है बॉक्साइट के। ब्राजील में भी हॉट एंड ह्यूमिड कंडीशन बनती है और अभी आपने देखा कि केमिकल लीचिंग अगर करनी है तो उसके लिए हाई टेम्परेचर प्लस हैवी रेनफॉल चाहिए, तो वो दोनों कंडीशन आपको ब्राजील में भी मिलेगी। अमेजोन बेसिन के आसपास ठीक ठाक बॉक्साइट की फॉर्मेशन होती है। देन देयर इज चाइना भी लीडिंग प्रोड्यूसर्स में है, पर उतनी अच्छी क्वालिटी का बॉक्साइट नहीं है, इस वजह से ये अपनी डिपेंडेंसी इंपोर्ट्स के ऊपर भी रखते हैं। एंड अदर प्रोड्यूसर जैसे इंडोनेशिया है, जमाइका है, ये भी कॉन्ट्रीब्यूटर्स हैं पूरी ग्लोबल सप्लाई ऑफ बॉक्साइट की चेन में। नेक्स्ट, ये रीजन्स आ गए, मतलब ऑस्ट्रेलिया तो आपने पढ़ लिया, पर ऑस्ट्रेलिया में भी कहाँ पे सबसे ज्यादा बॉक्साइट के रिजर्व्स मिलेंगे। तो ऑस्ट्रेलिया के केस में पहला आता है वाइपा और दूसरा है केप यॉर्क पेनिनसुला, यहाँ पे आपको सबसे ज्यादा रिजर्व मिलेंगे। देन आता है चाइना का शांक्षी रीजन, शानडोंग, हेनान, गुजोऊ, देन ग्वांशी और यूनान, ये नाम से पता लग जाएंगे कि चाइना की बात कर रहे हैं। एंड गिनिया के अंदर फ्रिया रीजन है जहां पे बॉक्साइट के रिजर्व सबसे ज्यादा है। यूएस के अंदर एर्कनासिस, एल्बामा और जॉर्जिया, इन सारे एरियाज के अंदर यूएस में बॉक्साइट के रिजर्व्स आपको मिलेंगे। एंड ये कॉमनवेल्थ आ जाता है इंडिपेंडेंट स्टेट्स का, मतलब इकट्ठे बोला हुआ है, ये रशिया वाला पार्ट आ गया। देन अर्मेनिया, अजरबैजान, वो सारा आ जाएगा इसके अंदर। कजाकिस्तान, सेंट्रल एशियन कंट्रीज, उनका अगर देखो तो यूराल्स वाला एरिया, ये आपको पता लग रहा है नाम से, यूरेशियन वाला जो पार्ट है बीच में जो माउंटेन रेंजेस आ रही हैं, और तुर्गे आपका तुर्की में लोकेटेड है, यहाँ पे बॉक्साइट की प्रेजेंस है। प्लस फ्रांस के अंदर ब्रिग्नोल्स करके एक लोकेशन है, वहां पे आपको बॉक्साइट के रिजर्व्स मिलेंगे। अब ये थोड़ा सा टफ पार्ट होता है, कई बार सवाल आते हैं कि ये रीजन बॉक्साइट के लिए काफी ज्यादा जाने जाते हैं, आपको देखना है कि कौन से पेयर में ठीक से कंट्री मैच करी हुई है, ठीक है, तो उस तरह का क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है, बाकी तो और कोई पॉसिबिलिटी है नहीं। बाकी आपको कंट्रीज तो याद रखनी है, ठीक है, ये उनकी लोकेशंस आ गई फर्दर बॉक्साइट माइनिंग की। नेक्स्ट आती है इंडिया के अंदर मेजर प्रेजेंस अगर देखो बॉक्साइट प्रोड्यूसर्स की, तो ईस्टर्न घाट, वेस्टर्न घाट और इवन आपका जो सेंट्रल प्लेट्यू रीजन है वहां पे भी मिलेगा। ओडिशा लीडिंग प्रोड्यूसर है, और किसने ये डेटा दिया, तो इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस ने। उन्होंने बोला कि बॉक्साइट के अगर रिजर्व्स देखें इंडिया के अंदर तो ओडिशा अराउंड 41% होल्ड करता है, और साथ ही 73% में कंट्रीब्यूशन करता है इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्शन की बात करिए, ये रिजर्व्स की बात कर रहा है, इतने प्रेजेंट है। पर वो एल्यूमिना बनाया, एल्यूमिना से एल्यूमिनियम बनाया, उसके लिए अगर प्रोडक्शन में कंट्रीब्यूशन देखोगे तो कितना आ जाएगा, 73% के आसपास। मतलब अगर लीडिंग स्टेट देखोगे एल्यूमिनियम के केस में, दैट इज ओडिशा ओनली। अदर प्रोड्यूसिंग स्टेट्स भी हैं, आंध्र प्रदेश है, गुजरात है, झारखंड है, महाराष्ट्र है, छत्तीसगढ़ है, पर जो ओवरऑल डोमिनेट कर रहा है दैट इज ओडिशा। अब ट्राइबल्स के कंसर्न क्या है और लीगल प्रोटेक्शन कहां कहां पे प्रोवाइड करिए। 73% इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्शन, मतलब 100% अगर प्रोडक्शन इंडिया के अंदर देखें तो उसमें से 73% सिर्फ कौन कर रहा है, ओडिशा कर रहा है। नहीं, प्लान तो सभी स्टेट्स के पास है, डिपेंड करता है रिजर्व कितने हैं, तो उसके हिसाब से यूनिट्स लगाई जाती हैं। वो बोलते हैं ना कि इंडस्ट्री वहीं पे लगा दो जहां पे रिजर्व ज्यादा अवेलेबल है, ठीक है, उसी
इससे क्या होता है, लॉजिस्टिक का जो पैसा था, खर्चा था, वो बच जाता है क्योंकि आपने वहीं पे लगा दी अपनी इंडस्ट्री। देन आता है थ्रेट टू लाइवलीहुड। नंबर 1 तो वही है, लोकल ट्राइबल का वहां पे सर्वाइवल है, वहीं पे वो रहे हैं, फूड, फ्यूल और माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस के लिए पूरी तरह से रिलायंट थे ट्राइबल पीपल, और उनकी जो इनकम थी वो भी वहीं से जनरेट हो रही थी। पर जब माइनिंग एक्टिविटी शुरू हो जाती है, ये सारी चीजें दब जाती हैं और इनको लगता है, ट्राइबल्स को लगता है कि हमारा तो लाइवलीहुड गया, यहाँ पे यही एक्सप्लॉइट करेंगे अब इन मिनरल्स को। नंबर 1 ये ट्राइबल्स का कंसेंट बताया। नंबर 2 आ गया, दैट इज कंसेंट एंड कंसल्टेशन इशू। विलेजर्स ने बहुत बार बोला कि जो ग्राम सभा के अप्रूवल्स होते हैं, दे तो दिए जाते हैं पर काफी मैनिपुलेटेड होते हैं, हमारा कंसेंट ठीक से नहीं लिया होता है, या तो फिर इन्फॉर्मेशन बताई तो जो काम की नहीं थी वो जोर से बोल दी, जो काम की थी वो धीरे से बोल के साइडलाइन कर दी। तो मैनिपुलेशन बहुत करी जाती है ड्यूरिंग दिस प्रोसेस ऑफ कंसल्टेशन। कंसल्टेशन मतलब आपसे जस्ट बातचीत कर ली, कंसेंट मतलब आपकी हामी भी वहां पे चाहिए थी। फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006, अब इसमें भी एक प्रोविजन है, दैट इज शेड्यूल ट्राइब्स एंड अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलर रिकॉग्निशन ऑफ फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006। इसमें वो FPIC इसका मेंशन है जो पीछे आप पढ़ के आए, दैट इज फ्री प्रायर, यानी कि पहले ही, और इनफॉर्म कंसेंट होनी चाहिए जब भी कोई माइनिंग प्रोजेक्ट इन ट्राइबल एरियाज के अंदर शुरू होता है। फॉरेस्ट लैंड को क्योंकि आप डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के लिए यूज कर रहे हो, इनडायरेक्टली वो जो लोग पहले से वहां पे डिपेंडेंट थे अपने सर्वाइवल के लिए, आप उनके एरिया को भी यूज कर रहे हो। देन आता है करंट स्टेटस ऑफ द प्रोजेक्ट। तो अभी के लिए क्या क्या बताया गया है कि ये जो प्रोजेक्ट है इसको स्टेज 1 का फॉरेस्ट क्लियरेंस दे दिया गया है, इसमें भी फर्दर स्टेजेस होती हैं, तो स्टेज 1 की क्लियरेंस दे दी गई है। और साथ में बोला है कि जो कंपनसेटरी एफॉरेस्टेशन फंड है उसकी जो पेमेंट है वो भी करनी पड़ेगी, ताकि जो आपके प्रोजेक्ट की वजह से डिफॉरेस्टेशन हुई वो एनवायरमेंट को इंपैक्ट ना करे, तो आपको एफॉरेस्टेशन करनी पड़ेगी। अब इसको देख लो, पहले स्टेज 1 याद रखना, स्टेज 1 पास कर दी गई है। और दूसरा कंपनसेटरी एफॉरेस्टेशन फंड, नाम से पता लग रहा है आपको कंपनसेशन के तौर पे पैसा देना पड़ेगा, और उससे सिर्फ एक ही काम करा जाएगा, विच इज एफॉरेस्टेशन, मतलब जो पेड़ आपने काटे थे आपको दोबारा से किसी एरिया पे पेड़ लगाने पड़ेंगे। तो इस एक्ट को देख लो, ये सेंटर ने 2016 में पास करा था, पर जो रूल्स एंड गाइडलाइंस थी वो 2018 के अंदर पब्लिश करी थी, नोटिफाई करी थी। इसका मेन काम यही है कि कंपनसेटरी फंड को इकट्ठा करा जाए। किससे इकट्ठा करा जाएगा? वो कंपनीज जो वहां पे माइनिंग करने के लिए आती हैं। और फिर उसके बाद ये जो पैसा होगा उसके लिए एक टेम्परेरी कंपनसेटरी एफॉरेस्टेशन फंड मैनेजमेंट एंड प्लानिंग अथॉरिटी बनाई जाएगी, कैंपा के नाम से पॉपुलर है। एडहॉक नेचर की होती है। एडहॉक मतलब बस पैसा इकट्ठा करेगी और देन उसका मैनेजमेंट करना है प्रॉपर तरीके से, और जो इसका मेन मोटो था कि एफॉरेस्टेशन करनी है उसके लिए यूटिलाइज कर लेना है, तभी लिखा आगे एडहॉक। टेम्परेरी नेचर का है, ये फॉरएवर नहीं रहती है, क्योंकि माइनिंग पूरे इंडिया में थोड़ी चल रही है, जिन एरियाज में रिजर्व होंगे वहीं पे बनेगी ना ये, तो ये कैंपा की फॉर्मेशन करी जाती है। तो मेन काम क्या रहेगा इनका? यही कि जो फंड आपने कलेक्ट करा है, किससे? उन कंपनी से जो एक्सप्लॉइट करने के लिए आई हैं मिनरल्स को। फिर आते हैं कंपनसेटरी एफॉरेस्टेशन। इसका मतलब होता है कि जितनी बार भी आप फॉरेस्ट के लैंड को यूज करोगे, उसे डाइवर्ट करोगे कि डेवलपमेंट प्रोजेक्ट हमको बनाना है, तो आपको सेम एरिया नॉन फॉरेस्ट लैंड का एफॉरेस्टेशन के लिए यूज करना है। एग्जाम्पल देख लो, यहाँ पे आपने कोई माइनिंग प्रोजेक्ट चलाया, एक कंपनी, जैसे यहाँ पे कंपनी का नाम भी याद रख लेना, वेदांता। एक और पुराना केस भी था, वो भी वेदांता लिमिटेड के साथ ही हुआ था, ओडिशा का। तो इन्होंने मान लो ये जो फॉरेस्ट लैंड यूज करना है वो 10 हेक्टेयर का यूज करना है। अब 10 हेक्टेयर का यूज कर लिया, तो ये जो कंपनसेटरी एफॉरेस्टेशन एक्ट है ये बोल रहा है कि आपको क्या करना पड़ेगा, जो नॉन फॉरेस्ट लैंड है 10 हेक्टेयर का ही, उसमें क्या करनी पड़ेगी? फॉरेस्टेशन, एफॉरेस्टेशन, क्योंकि यहाँ पे आपने क्या किया था? डिफॉरेस्टेशन करी थी। अब मान लो नियर बाय कोई ऐसा नॉन फॉरेस्ट लैंड अवेलेबल नहीं है, तो पूरे इंडिया में कहीं ना कहीं डिग्रेडेड लैंड पड़ी होगी, तो उसको आपने यूज करना है। तो ये जो डिग्रेडेड लैंड होगी, डैमेज फॉरेस्ट लैंड होगी, अब ये पहले 10 हेक्टेयर था, अब वो डबल किया जाएगा। तो मतलब डबल एरिया के ऊपर आपको एक्टिविटीज करनी पड़ेगी। एक तो वो ऑलरेडी डिग्रेडेड है, फर्टिलिटी उतनी ज्यादा नहीं बची है, और ऊपर से 20 हेक्टेयर का एरिया आपको दोबारा से एफॉरेस्ट करना पड़ेगा। अगर ये लैंड वहां पे नियर बाय अवेलेबल नहीं है तो फिर ये 2 गुना हो जाएगा। ठीक है, ये कंपनसेटरी एफॉरेस्टेशन फंड के अंडर बोला गया है। इस तरह से ये यूटिलाइजेशन होगी कि आपकी वजह से डिफॉरेस्टेशन हुई, एफॉरेस्टेशन करो, एफॉरेस्टेशन के बाद अगर वैसा एरिया नॉन फॉरेस्ट लैंड नियर बाय नहीं प्रेजेंट है, तो कहीं ना कहीं तो डिग्रेडेड फॉरेस्ट लैंड भी अवेलेबल होगा, वहां पे आपको फिर 2 गुना एफॉरेस्टेशन, ठीक है, उसी कंपनसेटरी फंड से जो कंपनी ने दी सरकार के हाथ में। अब जिस भी स्टेट के अंदर ये माइनिंग चलेगी, तो जो टोटल कंपनसेटरी एफॉरेस्टेशन फंड इकट्ठा हुआ, कलेक्ट हुआ 100%, उसमें से 90% स्टेट के पास चला जाएगा, 10% सेंटर के पास रहेगा।
बंटवारा हो गया पैसे का, एफॉरेस्टेशन बाद में, पहले पैसा ठीक से बंट जाए उसी के ऊपर फोकस किया गया। तो ये याद रखना 90:10 का रेशियो है, ठीक है, जिस स्टेट के अंदर माइनिंग प्लस सेंटर के पास 10% पैसा जाएगा। अब क्या करेंगे इस फंड का, तो बोला कैचमेंट एरियाज को इंप्रूव करेंगे। कैचमेंट एरिया आ गया वो वाला एरिया जहां पे रेन वाटर फ्लो करता है किसी पर्टिकुलर रिवर, लेक या फिर रिजर्वॉयर के अंदर। अब माइनिंग करोगे तो बड़े सारे एफिलेंट निकलेंगे, केमिकल वेस्ट निकलेंगे, तो सबसे पहले जो रास्ता दिखता है इंडस्ट्रियलिस्ट को वो यही दिखता है, आसपास देखो नदी होगी कोई, नदी के अंदर डाल दो, तो वो वाला प्रोसीजर रहता है। तो बोला कि ये जो कंपनसेटरी एफॉरेस्टेशन फंड हमने कलेक्ट करा है, पहले तो कैचमेंट एरिया को इंप्रूव करने के लिए यूज करेंगे, नेचुरल जनरेशन के लिए यूज होगा, फॉरेस्ट मैनेजमेंट में यूज होगा, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एंड मैनेजमेंट में यूज होगा, और जो विलेजेस है उन्हें कुछ एरियाज में रेलोकेट करना पड़ सकता है तो उनके लिए यूज करा जाएगा। ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कन्फ्लिक्ट हो जाते हैं कई बार, तो ब्रिज वगैरह बनाने पड़ेंगे, उसके लिए यूज करेंगे। प्लस बड़ी सारी कैंपेन चलानी पड़ेंगी, लोगों को ट्रेन करना पड़ेगा, अवेयर करना पड़ेगा, तो उसके लिए यूज करेंगे। प्लस जो वुड की सप्लाई होगी, सेविंग डिवाइसेस होंगे, अलाइड एक्टिविटीज होंगी, उनके लिए यूज करा जाएगा। मतलब जो भी आपका नुकसान हुआ उन सारी चीजों के लिए ही कंपनसेटरी एफॉरेस्टेशन फंड का यूज करेंगे। एंड सेंटर ने बोला कि ये जो कंपनसेटरी एफॉरेस्टेशन फंड है ये हमारे एनडीसीज को भी फुलफिल करता है, दैट इज नेशनली डिटरमिन्ड कंट्रीब्यूशन। आप पढ़ते हो ना, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज होती हैं, क्लाइमेट चेंज के लिए कुछ गोल सेट करे जाते हैं कंट्रीज के थ्रू, और फिर वो भरना पड़ता है आपको डॉक्यूमेंट पूरा कि हमने क्या क्या काम करे, कि ये जो क्लाइमेट एक्शन है यानी कि एसडीजी नंबर 13 उसको ठीक करने के लिए हमने क्या एफर्ट लिए। तो कंपनसेटरी एफॉरेस्टेशन फंड जो 2016 में आया था, ये हमारी कमिटमेंट को भी शो करता है टुवर्ड एनडीसीज। एंड साथ ही ये जो फंड है, जो भी इसके अंदर रूल्स और गाइडलाइंस प्रोवाइडेड है वही यूज करे जाते हैं कि कैसे कलेक्शन रहेगी, कितना डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर और स्टेट के बीच में रहेगा, और किन किन पर्पज से फिर इस फर्दर फंड को यूज करा जाएगा। तो ये कैटेगरीज बता दी इन्होंने कि कहाँ कहाँ पे हम यूज करेंगे इस फंड को। देन आते हैं हिस्टोरिकल प्रेसिडेंट। एक और रीजन है दैट इज नियामगिरी हिल्स। अब ये 2013 से पहले का केस चला जाएगा, यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट की इंटरवेंशन भी होती है। सेम ऐसा जो अभी ऑनगोइंग प्रोटेस्ट था जो आपने रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट के अंदर देखा उड़ीसा के, वैसे ही एक और लोकेशन आ जाती है दैट इज सीजीमाली बॉक्साइट प्रोजेक्ट। मतलब सीजीमाली लोकेशन में जो बॉक्साइट का माइनिंग प्रोजेक्ट चल रहा था, ये भी कंपेयर करा जा रहा था इसी के साथ कि उस टाइम पे भी प्रोटेस्ट हुआ था, फिर एक बहुत बड़ी जजमेंट आती है, और यहाँ पे जो ट्राइब्स इन्वॉल्व थी वो थी डोंगरिया खोन ट्राइब। ये ट्राइब इन्वॉल्व थी जो 2013 से पहले का कॉन्फ्लिक्ट हुआ था। अगेन जो प्रोजेक्ट माइनिंग का चल रहा था वो किसने लीड करा था, वेदांता लिमिटेड ने। यहाँ पे 2013 में सुप्रीम कोर्ट की एक जजमेंट आती है, ओडिशा माइनिंग कॉर्पोरेशन वर्सेस मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट, ये केस का नाम आ गया। अब यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला कि जो ग्राम सभा है इनके पास अथॉरिटी रहेगी कि जो माइनिंग है क्या ये रिलीजियस और कल्चरल राइट ऑफ ट्राइबल कम्युनिटीज को अफेक्ट करेगी या नहीं। ये किसका काम बता दिया, डिसेंट्रलाइजेशन। मतलब जो ग्राम सभा है जो एक्चुअल में लोकली वहां पे रह रही है उनका ये काम रहेगा, वही बताएंगे कि क्या इससे ट्राइबल कम्युनिटीज के जो रिलीजियस और कल्चरल राइट्स है क्या वो अफेक्ट हुए या नहीं हुए। ये कौन बताएगा, ग्राम सभा। ये सुप्रीम कोर्ट ने इंटरवेंशन जब करी तो ये जजमेंट आता है 2013 के अंदर। आउटकम क्या निकल के आई, इस जजमेंट के बाद 12 ग्राम सभा ने नियामगिरी रीजन के अंदर मना कर दिया था कि ये जो माइनिंग का प्रपोजल यहाँ पे आया है बॉक्साइट की माइनिंग का, उसको रद्द कर दिया जाए। तो ये आउटकम निकल के आई जब सुप्रीम कोर्ट का इंटरवेंशन हुआ, उन्होंने जजमेंट दी कि ग्राम सभा डिसाइड करेगी कि यहाँ पे रिलीजियस और जो कल्चरल राइट है ट्राइबल लोगों के क्या वो अफेक्ट हो रहे हैं माइनिंग के प्रपोजल की वजह से। और इसका जब ये जजमेंट आ जाता है उसके बाद एक आउटकम निकल के आया कि ग्राम सभा ने एक्टिवली अपना रोल प्ले किया, जिसमें 12 ग्राम सभा थी जो इकट्ठी आगे आती हैं, और उन्होंने बोला ये जो नियामगिरी रीजन के अंदर माइनिंग प्रपोजल आप लेके आए हो इसको हम रिजेक्ट करते हैं। तो इकट्ठे ये पूरा इन्होंने प्रोसेस लिया था, और फिर बाद में ये प्रोजेक्ट कैंसिल भी हुआ। ठीक है, तो अभी सेम सही प्रोटेस्ट है जो आपको रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट ऑफ ओडिशा में देखने को मिला। डन। तो ये हिस्टोरिकल एक एग्जाम्पल है। अब आगे डेवलपमेंट वर्सेस एनवायरमेंट वाली डायलेमा, जो जहां पे भी आप कहीं माइनिंग प्रोजेक्ट पढ़ते हो, जहां पे भी डैम की कंस्ट्रक्शन चलती है, ये वाली डायलेमा हर जगह पे आएगी। अब आप बोलें कि हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी काफी रिन्यूएबल एनर्जी का सोर्स है, एमिशन कम से कम होते हैं, बस टरबाइन की मूवमेंट वगैरह होती है, हैवी मेटल निकलते हैं, पर उतनी ज्यादा एमिशन नहीं होती जितनी आपकी कोल की वजह से हो जाती है। तो ये जो डेवलपमेंट वर्सेस एनवायरमेंट डायलेमा है ये लगभग आपको हर जगह के अंदर मिलेगी। आप बोलेंगे डैम नहीं बनाने हैं तो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट नहीं होगी, पर अगर डैम बनाओगे तो इतना सारा एक ही जगह पे पानी भी आपको इकट्ठा करना पड़ रहा है, कहीं ना कहीं एनवायरमेंट को भी इम्पैक्ट कर रहा है, प्लस जो लोकल एरियाज वहां पे रह रहे थे उनको भी रेलोकेट करना पड़ेगा। तो ये वाली डायलेमा आपको लगभग हर जगह पे दिखेगी। पहला आता है एनवायरमेंटलिज्म ऑफ द पुअर।
एनवायरमेंटलिज्म ऑफ द पुअर, एक सोशियोलॉजिस्ट है रामचंद्र गुहा, इन्होंने एसोसिएट करा है एनवायरमेंट और पुअर या ट्राइबल, जो भी आप बोल लो। ये बोलते हैं कि जो ट्राइबल है वो अपने सर्वाइवल के लिए डिपेंडेंट है एनवायरमेंट के ऊपर। एनवायरमेंट की प्रेजेंस में ही हमेशा रहते हैं, जल जंगल और जमीन। कोई क्रॉप भी अगर उगाई तो थोड़े दिन के बाद उसको खाली छोड़ देंगे क्रॉप को। क्यों छोड़ा खाली? ताकि वो जो फर्टिलिटी लॉस हुई इस क्रॉप को प्रोड्यूस करते करते, या जो भी आइटम वहां पे ग्रो करी गई थी, तो उससे क्या हुआ, वो फर्टिलिटी यूज कर ली गई क्रॉप के थ्रू, तो दोबारा से वो फर्टिलिटी रीगेन कर ले। तो एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करा। क्यों करा? क्योंकि उनकी डिपेंडेंसी थी उसके ऊपर, सर्वाइवल डिपेंड था पुअर का। और साथ में कंपेयर कर दिया एफ्लुएंट पीपल के साथ, वो जो लोग जिनके पास पैसा ठीक ठाक है। अब वो थोड़ी एनवायरमेंट को इस पर्पज से यूज करेंगे। जैसे हिमाचल वाले एरिया में आप जाते हो, अपर एरियाज में, वहां पे होटल्स बन गए, वो थोड़ी एनवायरमेंट कंजर्वेशन हुई, वो टूरिज्म को प्रमोट करना हुआ। एस्थेटिक जो वैल्यूज उन्होंने ऐड करी वो टूरिज्म के पर्पज से शायद ऐड करी, हमें ज्यादा से ज्यादा पैसा जनरेट हो सके उसके लिए ऐड करी। तो ये जस्ट एक सोशियोलॉजिस्ट का पॉइंट ऑफ व्यू है कि जो ट्राइबल है या फिर दूसरा सेक्शन जो पुअर है, वो डिपेंड होते हैं एनवायरमेंट के ऊपर अपने लाइवलीहुड के लिए, हमारी इनकम जनरेट होती रहे, प्लस एनवायरमेंट को भी कंजर्वेट करते हैं। यहीं पे कॉन्सेप्ट आ जाता है एक और, दैट इज सेक्रेड ग्रूव्स का। कुछ ना कुछ पेड़ ऐसे होते हैं हर एक जंगल के अंदर, या कोई ऐसा फ्लावर होता है जो इनडायरेक्टली प्रोटेक्ट हो जाता है जब उसके साथ कल्चरल वैल्यू एसोसिएट कर जाती है या उनका धर्म एसोसिएट कर जाता है। तो ये तो आ गया एक डायमेंशन। और ये वाला डायमेंशन कंपेयर किया एलीट लोगों के साथ, बोला उनको थोड़ी पैसे की जरूरत है या सर्वाइवल की जरूरत है, उनका तो चल रहा है, उनको प्रॉफिट की वहां पे एडिशन करनी है, तो उसके ऊपर ज्यादा डिपेंडेंट होते हैं। ये इन्होंने क्या चीज क्लैरिफाई करी कि एक की पूरी तरह से डिपेंडेंसी है, सर्वाइवल उनका चल रहा है, लाइवलीहुड इनकम सारी कहां से जनरेट हो रही है, एनवायरमेंट से, पर दूसरी तरफ उसके पास सब कुछ है, वो सिर्फ एनवायरमेंट की तरफ आ रहा है अपनी नीड्स, अपनी नीड के बियॉन्ड ग्रीड को फुलफिल करने के लिए। ये चीज रामचंद्र गुहा ने बोली थी। ये सोशियोलॉजिस्ट है। अगेन आपको यहाँ पे दिखेगा एक बैलेंस सा दिख रहा है, मतलब एक के पास ऑलरेडी सब कुछ है, उसको सर्वाइवल के लिए फाइट नहीं करनी पड़ रही, एक के पास वो नहीं है, उसको सर्वाइवल के लिए फाइट करना पड़ रहा है। तो ये जो डायलेमा है ये बहुत पहले से चलती आ रही है, आज ही की बात नहीं है। सेकंड पॉइंट पे, नीड फॉर डेवलपमेंट और एनवायरमेंट बैलेंस। अब जैसे कंपनसेटरी एफॉरेस्टेशन फंड आपने पढ़ा, ठीक है ना, वो चीज कि एक जगह पे आपने डिफॉरेस्टेशन कर दी है, पर दूसरी जगह पे अगर आप एफॉरेस्टेशन कर रहे हो तो वो तो अच्छा ही है, पर कई बार पेड़ लगाने में भी प्रॉब्लम आती है। बड़ी बड़ी कंपनीज बोलती हैं कि कैसे हम बचें इस कंपनसेटरी एफॉरेस्टेशन फंड से, कि ये पैसा ना देना पड़े हमें। वो दिक्कत वाली बात है, वो इंटेंशन आ गई किसी भी पर्टिकुलर जो भी अथॉरिटी है, जो भी स्टेक होल्डर है, वहां पे काम करने के लिए आएगा, पर ये बैलेंस तो मेंटेन करना पड़ेगा। डेवलपमेंट नहीं करेंगे तो हम पीछे रह जाएंगे, डेवलपिंग ही, डेवलप कभी हो ही नहीं पाएंगे। और दूसरी तरफ एनवायरमेंट अगर डिग्रेड हो गया तो शायद एक टाइम पे अर्थ नहीं बचेगी कि जिसके ऊपर सर्वाइवल हो सके किसी भी स्पीशी का, वो ह्यूमन है या फिर एनिमल है, एनीथिंग। तो बोला कि ये बैलेंस तो मेंटेन करना पड़ेगा। और दूसरा, ट्राइबल्स जो होते हैं वो इनडायरेक्टली कंजर्वेशन में हेल्प करते हैं एनवायरमेंट की, कि अगर ऑल्टरनेटिव प्रेजेंट है तो उस एरिया को छोड़ दिया जाए। पीछे जब 2013 की जजमेंट आई तो 12 ग्राम सभाएं आगे आती हैं, उन्होंने बोला कि हम रिजेक्ट करते हैं इस प्रोजेक्ट को, सरकार ने सुनी, रिजेक्ट हुआ वो प्रोजेक्ट, ठीक है। तो यहाँ पे बोला कि मैन्युफैक्चरिंग भी करनी है और एल्यूमिनियम के ऊपर तो पूरा ढांचा टिका हुआ है इंफ्रास्ट्रक्चर का, तो वो भी हमें चाहिए। और ऊपर से अगर 41% एक ही जगह पे लोकेटेड है सारे बॉक्साइट के मिनरल्स, बॉक्साइट के जो ओर्स हैं वो अगर अवेलेबल हैं तो कितना ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर वो सपोर्ट कर सकता है। पर फिर राइट आ गया किसका, इन एरियाज में लोकेटेड है जो इकोलॉजिकली सेंसिटिव फॉरेस्ट है, जहां पे ट्राइबल रीजन्स हैं, जहां पे ट्राइबल कम्युनिटीज रहती हैं। अब वो भी रेलोकेट तो बड़ी सारी ट्राइबल कम्युनिटीज करी गई हैं, पर वहां पे फिर गवर्नमेंट के एंड से कुछ ना कुछ गड़बड़ हुई कि उनको रेलोकेट तो कर दिया, फिर प्रॉपर उनको काम नहीं प्रोवाइड करा गया, या शायद काम प्रोवाइड करा गया पर वो उनको आता ही नहीं था करने, तो कोई ट्रेनिंग भी प्रोवाइड नहीं करी गई। ट्रेनिंग तो देनी चाहिए थी, तभी उनका लाइवलीहुड चलना था। ये वाला बैलेंस आप बोलें कि मैं बिल्कुल न्यूट्रल लिख दूंगा या लिख दूंगी, या आप बोलें कि एक ही साइड बोलना है, एनवायरमेंट की साइड बोलना है, आप दोनों ही जगह पे गलत हो। ये जब भी आप लिखोगे इसके बारे में, ये दोनों में ही बैलेंस आएगा, आपको दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू ऐड करने पड़ेंगे। देन आता है गवर्नमेंट एंड ट्रस्ट डेफिसिट। आई थिंक क्लियर है, जब पहले रेलोकेशन हुई गवर्नमेंट ने ठीक से उनको काम नहीं प्रोवाइड करा। वो अब आपको याद होगा आवास योजना भी चली थी, प्रधानमंत्री आवास योजना, घर प्रोवाइड करे जाएंगे, डेफिसिट उसमें भी रहा, लोगों का जो ट्रस्ट बिल्डिंग बन रहा था वो कहीं ना कहीं रुका। सेम आपका एनवायरमेंट के केस में आ जाता है। तो यहाँ पे बोला जो पुअर कम्युनिकेशन होती है अथॉरिटीज के थ्रू, कई बार वो जो गाइडलाइन पूरी ढंग से उनको नहीं बताई जाती है, और फिर बाद में जैसे अभी बोला रेड मार रहे थे 3-3 बजे की, रेलोकेट करना पड़ेगा या यहाँ पे माइनिंग का प्रोजेक्ट चलेगा ही चलेगा, और जो आपने प्रोटेस्ट लीड करा हुआ है उसको रोक दो, अगर ऐसे करेंगे तो ट्रस्ट डेफिसिट तो आएगा, फिर वो जो सॉफ्ट डिप्लोमेसी होती है वो तो अपना एक्ट प्ले कर ही नहीं पाएगी। तो यहाँ पे दोनों की
गलती नहीं बोलेंगे, ट्राइबल की डिपेंडेंसी है, पर अथॉरिटी कहीं ना कहीं मैनिपुलेशन वाला गेम खेल जाती है। एथिकल पर्सपेक्टिव, अब ये एथिकल पर्सपेक्टिव है जो थोड़ा आपको आइडियल लगेगा, आज के प्रैक्टिकल वर्ल्ड के शायद साथ ये फिट ना बैठे। ये गांधी जी ने बोला था कि सस्टेनेबिलिटी का प्रिंसिपल था कि अर्थ के पास सब कुछ है कि सभी की नीड को फुलफिल करा जा सके, पर ग्रीड को फुलफिल करने के लिए अर्थ की कैपेबिलिटी नहीं है। डन। तो ये सारी चीजें यहाँ पे बोली गई थी, पर ये एथिकल पर्सपेक्टिव है, जरूरी नहीं आप इसको पूरा इंप्लीमेंट कर लो। पर अगर फैक्ट देखें तो ठीक है, अर्थ के ऊपर एक जगह है, रिसोर्सेज लिमिटेड है, तभी तो बोलते हैं कि पॉपुलेशन कंट्रोल करी जा सकती है, पर अर्थ को बोले आप एक्सटेंड कर लेंगे, वो चीज पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो ये चीज बिल्कुल सही है अगर फैक्चुअली इसको देखें। पर ग्रीड यहाँ पे ये ग्रोथ के साथ भी जोड़ सकते हो, डेवलपमेंट के साथ भी जोड़ सकते हो, और जो कंपनीज हैं वो कई बार अपना फायदा करने के लिए दूसरों की एक्सप्लॉयटेशन करती हैं, जो कि ज्यादा ट्राइबल एरियाज ही होते हैं। देन वे फॉरवर्ड क्या हो सकता है, तो जो पीछे ढंग से चीजें इंप्लीमेंट नहीं हुई उनको दोबारा से ठीक से इंप्लीमेंट करना है। दैट इज फॉरेस्ट राइट एक्ट ऑफ 2006, उसी में शेड्यूल्ड ट्राइब्स एंड अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलर रिकॉग्निशन ऑफ फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006, नाम से पता लग रहा है यहाँ पे ट्राइब्स और जो ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलर हैं, जो फॉरेस्ट के ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं फॉर द माइनर फॉरेस्ट गुड्स, जैसे हनी हो गया, वैक्स हो गया, उन चीजों के ऊपर, और उनको रिकॉग्नाइज करने के लिए एक्ट लाया था। तो बोला कि ये सिर्फ लिखित फॉर्म में नहीं होनी चाहिए, इसको प्रैक्टिकली भी इंप्लीमेंट करा जाए। और साथ में जो कंसेंट है ग्राम सभा की, किसी भी प्रोजेक्ट को शुरू करने से पहले या किसी भी फॉरेस्ट लैंड को अगर डाइवर्ट करना है, तो वो जो बोला कि कंपनसेटरी एफॉरेस्टेशन फंड, उसको इम्प्लाई करा जाए, मतलब उनसे पैसा लिया जाए। और फिर स्टेट्स जो हैं, यानी कि स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट्स जब बोला तो दोनों की बात करी, पर जब बोला स्टेट गवर्नमेंट तो जिस पर्टिकुलर स्टेट के अंदर वो माइनिंग कंडक्ट करी जा रही है, फिर उनकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि जो फॉरेस्ट लैंड था वो डाइवर्ट करा गया था, अब नॉन फॉरेस्ट लैंड के ऊपर आपको एफॉरेस्टेशन करनी पड़ेगी, सेम एरिया जितना पहले माना था। देन ट्राइबल वर्सेस ट्राइबल्स एज स्टेक होल्डर, बोलते कि जब भी कोई डेवलपमेंट प्रोजेक्ट चलेगा तो ट्राइबल को भी स्टेक होल्डर की तरह बुलाओ, क्योंकि कहीं ना कहीं आप उनके एंसेस्टर लैंड के ऊपर काम करने शुरू जा रहे हो, तो बेटर जो डिसीजन मेकिंग है वो तभी आएगी जब आप उनको भी एज अ स्टेक होल्डर ही ट्रीट करोगे, ना कि ऐसे ही कि हमें यहाँ पे माइनिंग करनी है तुम निकलो, वो वाली प्रोसेस नहीं होनी चाहिए। ट्रस्ट बेस्ड गवर्नेंस, पीछे आपने जितना भी केस देखा यहाँ पे ट्रस्ट डेफिसिट इमर्ज कर रहा था, क्योंकि कम्युनिकेशन प्रॉपर नहीं थी, लोगों को स्टेक होल्डर की तरह ट्रीट नहीं करा गया, जस्ट बोल दिया गया माइनिंग करनी है तो तुम्हें यहाँ से रेलोकेट करना पड़ेगा, तो इससे फिर ट्रस्ट डेफिसिट आते हैं। ऊपर से पास्ट एक्सपीरियंस अपना रोल प्ले करते हैं, पहले जो गलतियां हुई होती हैं गवर्नमेंट के एंड पे कि जबरदस्ती रेलोकेट कर दिया गया, वो कहीं ना कहीं एग्जाम्पल सेट कर देती है ट्राइबल्स के लिए भी कि पिछली बार भी ऐसे ही हुआ था, तो यहाँ पे ट्रस्ट बिल्डिंग के ऊपर भी काम करना पड़ेगा। नाउ दिस इज द प्रैक्टिस क्वेश्चन जो आप करेंगे। नेचुरल रिसोर्स ट्राइबल रीजन्स में काफी अबंडेंस में होते हैं, पर इसकी वजह से डेवलपमेंट और डिस्प्लेसमेंट का एक कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है, मतलब लोगों को रेलोकेट करना और दूसरी तरफ डेवलपमेंट करना। अब इस इशू को बॉक्साइट माइनिंग जो ईस्टर्न इंडिया में करी जाती है उसके साथ लिंक करके बताएं, और साथ में आपने कुछ वेज भी सजेस्ट करने हैं कि कैसे बैलेंस ग्रोथ हो सकती है इंडिजिनस राइट्स के साथ, इसको ट्राई करना एक बारी। और जो हेडिंग होती है ना, आप आंसर के अंदर अपनी मर्जी से हेडिंग बना देते हो, वो अपनी मर्जी से नहीं बनानी है, जो यहाँ पे लिखा है उसी में से बनानी है। फिर उससे ये हो जाता है आप दिखाते हो कि मेरे को ये भी आता है, ये भी आता है, पर क्वेश्चन में वो नहीं पूछा है, तो एग्जामिनर जानना ही नहीं चाहता आपको आता है कि नहीं आता है। ठीक है, तो वो स्ट्रक्चर वैसे बनाना है हमेशा जैसे क्वेश्चन में पूछा हुआ है।